अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परक्यूजिट्स। उसका रीजन क्या है? अलाउंसेस में हमें पता होता है कि हमें कितना पैसा मिल रहा है। 2,000 रुपए पर मंथ, 3,000 रुपए पर मंथ, 4,500 रुपए पर मंथ फिक्स्ड अमाउंट होती है। उस फिक्स्ड अमाउंट को या तो पूरा टैक्सेबल करेंगे या पूरा एग्जेम्प्ट करेंगे या कुछ एग्जेम्प्ट करेंगे, कुछ टैक्सेबल करेंगे। यहां एक नई समस्या है परक्यूजिट में, यह अमाउंट ही नहीं पता। तो यहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। क्या स्टेप आएगा? सबसे पहले हमें नो वैल्यू इज गिवन। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें फैसिलिटी दे रहे हैं जो कैश में फिक्स्ड नहीं है। तो जो फैसिलिटी है हो सकता है वो कैश में दे, कि हमने कहा कि आपके बच्चों के स्कूल का जो बिल है वो हम दे देंगे, तो वो तो कोई वहां कैलकुलेशन की कोई दिक्कत नहीं है कि जो स्कूल की फीस है वो अमाउंट आ जाएगी। लेकिन अगर घर दे दिया तो यहां पर एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा। कैसे? एचआरए में हमने क्या करा, एचआरए में 3 पॉइंट में से जो सबसे कम था वो एग्जाम करा, लेकिन वहां पर एक्चुअल एचआरए पर मंथ कितना मिलता था ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पर हमें ये भी नहीं पता, घर दे दिया, तो हमें क्या एक स्टेप एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा स्टेप हर परक्यूजिट में क्या होगा, हमें इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटी, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब यहां पर एक अच्छा हुआ, एक समझदारी का काम हो गया। क्या? कि जो वैल्यूएशन है फैसिलिटी की, ये नॉट एन एक्चुअल वैल्यूएशन, हम एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं करेंगे। पता क्यों? अगर हमें पहले हम ये करें कि भैया घर की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, फिर उस एक्चुअल वैल्यूएशन में से फिर एग्जम्पशन दे, तो हमारा और 2 स्टेप और हो जाते। यहां पर क्या करा इन्होंने, एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन करेंगे और वैल्यूएशन ही टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब जो वैल्यूएशन है वो एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है कि जो घर दिया उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, नहीं, जो घर दिया उसकी वैल्यूएशन करेंगे और जो वैल्यूएशन है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो केवल घर नहीं, मान लिया कार देती तो कार की वैल्यूएशन करेंगे। कार की वैल्यूएशन वो नहीं है कि एक्चुअल बेनिफिट कितना मिल रहा है, कार की वैल्यूएशन है कि जो वैल्यूएशन हम करेंगे वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो हम टैक्सेबल वैल्यूएशन सीखेंगे। सपोज किसी भी परक्यूजिट की हमने टैक्सेबल वैल्यूएशन सीख ली, कि हमने ये देखा, मान लिया ये कार है, कार की टैक्सेबल वैल्यूएशन आ गई मान लिया 10,000 कि 10,000 रुपए वैल्यूएशन है कार की, जो ये टैक्सेबल वैल्यूएशन है। ये जो वैल्यूएशन होती है टैक्सेबल, ये एग्जम्पशन होती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। लेकिन कभी कभी क्या करता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय से कहता है कि मैं आपको कार दे रहा हूं, आप मुझे 500 रुपए महीना दे दो, आपको कार दे दूंगा। एम्प्लॉय कहता ठीक है जी ले लो। तो हमने वैल्यूएशन करी कार की 10,000 रुपए, लेकिन ये वैल्यूएशन हमने ये सोचा कि ये कार फ्री में मिल रही है, लेकिन ये कार फ्री में नहीं मिल रही। 500 रुपए महीना दिए जा रहे हैं, साल के 6,000 दिए जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होना था 10,000, लेकिन 10,000 में से उसने 6,000 तो दे ही दिए, तो 4,000 ही तो टैक्सेबल होंगे। तो हमेशा हम क्या करेंगे, हर परक्यूजिट में क्या करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए, दिमाग में सेव कर लीजिए, कि जो भी हम सीख रहे हैं वैल्यूएशन परक्यूजिट की, वो क्या एज्यूम करते हुए सीख रहे हैं कि ये फ्री में मिली है। तो अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर हुई है तो वो माइनस हो जाएगी टैक्सेबल करने के लिए। या मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, ये बात आप अपने दिमाग में सेव कर लो, कि जो भी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं हम फ्री में वैल्यूएशन कर रहे हैं, कि ये परक्यूजिट फ्री में मिली है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी दिया कि एम्प्लॉय से रिकवर हुआ है, वो माइनस हो जाएगा। ये हर परक्यूजिट के लिए एप्लीकेबल है, मैं बार बार हर जगह नहीं बताऊंगा ये बात आपको। परक्यूजिट क्या होता है, एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, स्पाउसेस, चिल्ड्रन की स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड अदर डिपेंडेंट्स। होता क्या है, क्या होता है, टैक्स बचाने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए। तो उन्होंने क्या करा कि हम आप एम्प्लॉय को नहीं दे रहे जी, एम्प्लॉय के फादर को दे दिया घर। तो क्यों दिया है भैया, एम्प्लॉय के फादर को दिया है तो भी हम एम्प्लॉय के लिए इनकम मानते हुए टैक्सेबल करें। तो चाहे फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी जाए, उसके फैमिली मेंबर को, इवन उसके सर्वेंट को या डिपेंडेंट को भी दी जाए, तो भी हम इसको अपने एम्प्लॉय की इनकम मानते हुए एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड कर देंगे।
मोटे तौर पर जो परक्विजिट है उसे 3 टाइप की परक्विजिट में बांटा गया है। परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज, परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज एंड टैक्स फ्री परक्विजिट्स। तो अगेन ये भी वही बात है कि हजारों लाखों परक्विजिट्स हो सकती हैं, लेकिन हम थोड़ी सी पढ़ेंगे जो हमारे मतलब की। जैसे केवल 17 परक्विजिट्स हम पढ़ने वाले हैं जो सभी टाइप के एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होती है। परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। और सबसे पहले इसमें हमारे है रेंट फ्री हाउस, या इसे रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन। हर क्वेश्चन में ये आएगा, ये मानकर चलो, या तो हाउस रेंट अलाउंस आएगा या रेंट फ्री हाउस आएगा। 99% चांस होता है। सैलरी का क्वेश्चन है, या तो एचआरए आएगा या रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस आएगा। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये घर फ्री में मिला है और हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉय कुछ भी एम्प्लॉयर को देगा, वो लास्ट स्टेप होगा, माइनस कर दे। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर्स को घर देता है रहने के लिए, तो उसे रेंट फ्री एकोमोडेशन कहते हैं। ये हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस कुछ भी हो सकता है। फर्निश्ड, अनफर्निश्ड हो सकता है। फर्निश्ड का मतलब उसमें फर्नीचर दिया जाए, एसी, टीवी, फ्रिज दिया जाए, वॉशिंग मशीन दी जाए। अनफर्निश्ड का मतलब कि आप अपना सामान लेकर आओ, खाली घर आपको मिलेगा। ये फ्री में भी दिया जा सकता है, सस्ते में भी दिया जा सकता है, कंसेशनल रेंट पर दिया जा सकता है। रेंट फ्री का मतलब है एम्प्लॉय को कोई पैसा नहीं देना, कंसेशनल रेंट का मतलब कुछ पैसा देना है। तो हम कंसेशनल रेंट का जब कैलकुलेशन करेंगे तो वही बात है कि लास्ट में जो भी रेंट देता है एम्प्लॉय वो माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर एकोमोडेशन दिया है गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, और गवर्नमेंट ने आपको रहने के लिए घर दिया है, तो क्या होगा? अगर, अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, हम वैल्यूएशन सीखेंगे अनफर्निश्ड हाउस की। हमेशा अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन करेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब हमेशा ध्यान रखिए, वैल्यू ऑफ फर्नीचर का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फर्नीचर नहीं है, वो वैल्यू है फर्नीचर की जो टैक्सेबल होनी है। तो हम अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन करके उसमें फर्नीचर की टैक्सेबल वैल्यू ऐड कर देंगे, तो वैल्यूएशन ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाएगी। सिंपल। तो हमें क्या करना है, हमें घर की अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन सीखनी है। पहले अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, वैल्यूएशन शैल बी डन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। लो जी, झंझटी और किस्सा ही खत्म। जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से, क्वेश्चन में हमें बता रखा होगा गवर्नमेंट रूल क्या है। वैसे गवर्नमेंट रूल जनरली क्या, उन्होंने एक फीस डिसाइड कर रखी होती है, लाइसेंस फी बोलते हैं उसको, वो ही टैक्सेबल वैल्यू होती है। मान लिया क्वेश्चन में बोल रखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे एक घर मिला है, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स उस घर की लाइसेंस फी 1000 पर मंथ, तो 12,000 रुपए साल का हो गया। बस सिंपल, हमें कुछ नहीं करना। या तो एज पर गवर्नमेंट रूल कुछ भी बताया जाए, नहीं लाइसेंस फी बताई गई है, वो हम टैक्सेबल कर देंगे, बस बात खत्म, छुट्टी। ये अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन है। फर्निश्ड हाउस के लिए मैंने क्या बोला, ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर मतलब टैक्सेबल वैल्यू फर्नीचर, वो क्या, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो ये आप हमेशा हर एक केस में है क्या, वैल्यू ऑफ फर्नीचर में क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्नीचर में ऐड करने के लिए क्या करना है आपको, इसे आप ये भी कह सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर, है ना। जो वैल्यूएशन करेंगे अनफर्निश्ड हाउस में, हम ऐड करेंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ owned by employer।
अगर एम्प्लॉयर का फर्नीचर है, असल में ये माना गया फर्नीचर है ना 10 साल चलेगा, तो हर साल 10% वैल्यू उसकी मान लेते हैं। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपको कॉस्ट पता है, तो उसकी हम कॉस्ट का 10% ले लेंगे। सपोज आपका फर्नीचर है ही नहीं, एम्प्लॉयर का फर्नीचर है ही नहीं, एम्प्लॉयर ने किराए का लेकर दिया आपको फर्नीचर, तो और हायर चार्जेस ऐड कर देंगे। इफ टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर आपको फर्नीचर दे दिया, तो जो रेंट पर लेकर दिया तो उसकी कॉस्ट तो है ही नहीं, तो उसे कॉस्ट क्या पता होगा, तो रेंट ले लेंगे। कॉस्ट पर है तो उसकी अपना फर्नीचर है तो 10% कॉस्ट लेंगे। आधा फर्नीचर ऐसा है अपना है, आधा फर्नीचर किराए का, तो जो आधा फर्नीचर अपना उसका 10% कॉस्ट ले लो, जो किराए का उसका किराया ले लो। बहुत सिंपल सी बात हो गई। एक्चुअल रेंट, अगर रेंट है तो आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फी या गवर्नमेंट रूल्स लेना है, और फर्निश्ड के लिए हमेशा गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो यही होगा, फर्निश्ड हाउस के लिए 10% ऑफ कॉस्ट। और अच्छा 10% पर एनम है, अगर मान लिया 8 महीने के लिए मिला है तो 8/12 कर देंगे। एक्सेप्शन, कुछ सिचुएशन में रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी एग्जम्प्ट हो जाएगी, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है गवर्नमेंट में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज है, पार्लियामेंट का ऑफिशियल है, लीडर है अपोजिशन पार्टी का, या चेयरमैन है या मेंबर है यूपीएससी का, तो इनके लिए फ्री है। क्योंकि इन्हें आप दिल्ली जाएंगे ना तो दिल्ली में बड़े बड़े बंगले मिलते हैं इनको, तो उनकी लाखों मतलब करोड़ों रुपए वैल्यू होती है, तो इनके लिए टैक्सेबल ज्यादा हो जाएगा, तो सब फ्री है इनके लिए, क्योंकि कानून बनाने वाले यही है, तो ये अपने लिए तो एग्जाम करा ही सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई का क्या मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो भी सब मान लिए जाएंगे, लेकिन फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसकी मदद से हमें पता चल पाए कि भैया कौन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और क्या टैक्सेबल सैलरी आएगी। इसमें हमसे पूछा है कि टैक्स लायबिलिटी निकालिए, तो हम मेनली इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं टैक्सेबल इनकम तक। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी का तो ईयर वाइज ईयर टैक्स रेट चेंज होता रहेगा, मैं इस साल के लिए निकालूंगा, आपके लिए अगर कुछ और है आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको करंट ईयर के रेट लगाने। तो यहाँ पर है बेसिक सैलरी जो टैक्सेबल होगी। मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं और उनको 73,000 रुपीज मिलते हैं पर मंथ, तो 73,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से साल का कितना हो गया, 8,76,000। एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री हाउस दिया है और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन है 6,000 रुपए पर मंथ। एम्प्लॉयर ने इन्हें फर्नीचर भी दिया है जिसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, WDV है 65,000, एक AC भी मिला है इनको, और AC का जो AC मिला है केवल अप्रैल और मई 2 महीने के लिए मिला है, और जो एम्प्लॉयर ने रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द AC इज 1,000 पर मंथ, AC के लिए इन्होंने 1,000 के हिसाब से टैक्सेबल किया। तो चलिए हम बात करते हैं रेंट फ्री हाउस की। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फी हमें बता रखी है, या गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, सॉरी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन हो जाएगी 6,000 पर मंथ, तो 72,000 रुपीज हो जाएगा। 1,00,000 रुपए की कॉस्ट है फर्नीचर जो मिला है और 65,000 रुपीज की WDV है, तो हमें WDV से कोई लेना देना नहीं है, हमें कॉस्ट का लेना है, तो प्लस कर देंगे
10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपीज ये ऐड हो गया। और 2 महीने के लिए एसी मिला है और 1,000 के हिसाब से 2 महीने का रेंट दिया 2,000 रुपए, 84,000 रुपीज हमारे इस घर की वैल्यूएशन हो गई। ऐड करा, ग्रॉस सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी 9,60,000, इसमें से लेस करा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, फिलहाल अभी एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। अभी एप्लीकेबल है 50,000, आपके लिए जो एप्लीकेबल है, अगर आप करंट ईयर में कुछ अलग है तो आप कुछ और लगाइए। फिलहाल ये है 9,10,000, ये टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। इनकी कोई इनकम और नहीं है तो इस पर टैक्स आप अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अगर घर दिया है रहने के लिए, अभी तक हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें एम्प्लॉयर कौन था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए यहाँ मैं आपको 2 बात समझाना चाहता हूं कि हम लोग घर की वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं जो टैक्सेबल वैल्यू है। अब टैक्सेबल वैल्यू के लिए देखो, घर अलग अलग एरिया में हो सकता है, अलग अलग एम्प्लॉय को हो सकता है, तो इतने सारे रूल्स हो सकते हैं कि हम परेशान हो सकते हैं। तो हमने सोचा इसे आसान कैसे बनाया जाए। आप एक बात बताइए कि आपको मुंबई में घर मिले या दिल्ली में घर मिले, तो जो मुंबई में है वो ज्यादा महंगा होगा घर बजाय दिल्ली के, क्योंकि डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो मुंबई की ज्यादा है। अगर मैं दिल्ली को कंपेयर करूं मान लिया लखनऊ से, तो लखनऊ सस्ता होगा इन कंपेयर टू दिल्ली। अगर मैं लखनऊ को कंपेयर करूं एक छोटी सी सिटी से, सपोज लखनऊ को कंपैरिजन करूं मैं एक छोटी सी हापुड़ से, मोदी नगर, मुरादनगर, छोटी जगह है दिल्ली के आसपास है, तो इनकी वैल्यू और कम आएगी। तो जहां जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो उतनी महंगी जगह होती है, जहां पॉपुलेशन जितनी कम होती है वो उतनी सस्ती जगह होती है। तो एक तो ये क्राइटेरिया रखा जाए कि पॉपुलेशन के हिसाब से वैल्यूएशन करी जाए। दूसरा, हम ये देखें कि भाई एक हमारी कंपनी में मैनेजर है तो उसको अच्छा कर दिया जाएगा, पियोन है तो उसे हल्का कर दिया जाएगा। तो अब हम ग्रेड ऑफ सैलरी को अगर हम सैलरी से कंपेयर करें तो जिसकी सैलरी ज्यादा है उसको ज्यादा अच्छा घर मिलेगा, जिसकी सैलरी कम है उसे कम। तो मेनली 2 चीजों पर बेस्ड हमने क्राइटेरिया लगाया, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा सैलरी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा कि अगर एम्प्लॉयर का अपना घर है, एम्प्लॉयर का अपना घर है तो वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर दिया तो हमें पता है ना कितना किराया दे रहा है एम्प्लॉयर। अपना घर है तो वैल्यूएशन करना मुश्किल है। तो क्या करा कि भैया मैंने कहा 2 चीजों पर बेस्ड लेंगे, एक पॉपुलेशन और दूसरा सैलरी। तो लिखा 15% ऑफ सैलरी लेंगे अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। तो पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है उस सिटी की जहां पर आपको घर मिला है, तो वहां पर हम 15% सैलरी का लेंगे। मैंने यहां सैलरी को स्टैंडर्ड सैलरी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां सैलरी का मीनिंग को डिफरेंट है। तो मैंने कहा था 5-6 जगह सैलरी का मीनिंग डिफरेंट है। एक हमने पढ़ा था एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन के लिए जहां 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी था। एक यहां पर अलग है सैलरी का मीनिंग, अभी हम देख लेंगे सैलरी का मीनिंग क्या है।
अगर 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख तक की पॉपुलेशन है तो हम लोग 10% सैलरी का लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो गई तो घर की वैल्यूएशन कम हो गई, इसलिए 15 से 10% कर दिया। अगर 10 लाख से कम है पॉपुलेशन तो 7.5% लेंगे, 7.5%। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया पॉपुलेशन और सैलरी को बेस लेकर, अगर घर अपना है तो। और अगर घर किराए का है तो किराया ले लेंगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आई, एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? मान लिया कंपनी के 2 घर हैं, हाउस 1 और हाउस 2। हाउस 1 कंपनी का अपना है और ये किराए का है, मतलब टेकन ऑन रेंट। अब जो घर अपना है तो यहां पर मान लिया पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा तो 15% सैलरी का ले रहे हैं। और एकदम ऐसे ही घर है और 15% सैलरी का मान लिया 15,000 आ गया, 1 लाख की सैलरी है 15,000। मान लिया किराए पर दूसरा घर लिया है और इसका किराया मान लिया 20,000 है, तो ये 20,000 टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर 15,000 है तो ये एक जैसा रहे, इसलिए बोला लोअर ऑफ 15% और सैलरी। तो 15% से कंपेयर करके जो भी कम है 15,000 ही लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम 15% ले लिया, इससे ज्यादा टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो किराए का है तो किराया या 15%, अपना है तो पॉपुलेशन के हिसाब से लेंगे ही लेंगे। तो ये क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है कि अगर घर अपना है, पॉपुलेशन देखो 25 लाख से ऊपर है 15%, 10 लाख से ऊपर है 25 लाख तक है तो 10%, 10 लाख तक है तो 7.5%, किराए का मकान है तो 15% या किराया जो भी कम हो। तो बहुत आसान सा हमने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, अभी 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एक्स हैं एबीसी लिमिटेड में, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, उनको सैलरी मिलती है 50,000 पर मंथ और एम्प्लॉयर ने उसको घर दिया है जो एम्प्लॉयर का अपना घर है। पॉपुलेशन 2 लाख है। अब पॉपुलेशन 2 लाख है तो इसका मतलब 7.5% लेंगे, क्योंकि 10 लाख से कम होने पर 7.5% लेते हैं। तो सैलरी हो गई 50,000 इंटू 12, इसका 7.5% ले लेंगे तो ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, ये घर की वैल्यूएशन हो जाएगी। कितना आ गया? 6 लाख का 7.5%, 45,000। ठीक है, तो घर की वैल्यूएशन हो गई 45,000। अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकेंड केस की बात करते हैं। मिस्टर एक्स एबीसी में है, इनकी सैलरी है 50,000, एम्प्लॉयर ने इनको घर दिया है, घर एम्प्लॉयर का अपना है, पॉपुलेशन है 10 लाख। अब आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख में क्या होगा, 10 लाख से ज्यादा में क्या होगा। तो यहां लिखा है इक्वल टू और लेस देन 10 लाख, इक्वल टू और 10 लाख, इक्वल टू और लेस देन 10 लाख। तो 10 लाख में भी 7.5% ही रहेगा। तो इसका मतलब यहां पर भी 50,000 इंटू 12 इंटू 7.5%, यहां पर भी 45,000 ही आएगा। अब हम आते हैं थर्ड केस पर, जहां पर पॉपुलेशन है 22 लाख, 10 लाख से ऊपर है, 25 लाख से कम है, तो यहां पर 10% लेते, तो सैलरी हो गई 5 लाख, 50,000 इंटू 12 इंटू 10% लेंगे, ये हो गया 60,000, तो 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ केस है कि इनको सैलरी है 50,000, एम्प्लॉयर ने इनको घर दिया है जो एम्प्लॉयर का अपना है और पॉपुलेशन है 32 लाख, 32 लाख। तो 25 लाख से ज्यादा है तो 15% लेंगे, लेकिन इन्हें केवल 3 महीने के लिए घर मिला, तो 3 महीने के लिए घर मिला है तो सैलरी 3 महीने की लेंगे और इसका 15% लेंगे। ठीक है, कितना आएगा? 22,500।
सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैंने कहा था सैलरी का मीनिंग डिफरेंट है, तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। सैलरी में क्या इंक्लूड होगा, तो सैलरी में बेसिक सैलरी आएगा जो स्टैंडर्ड सैलरी में आता था। डीए लेंगे इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब स्पेशल डीए पहले भी लेते थे अब भी लेंगे। लेकिन नई चीज क्या है, कमीशन। कमीशन पहले नहीं था अब आ गया, कमीशन लेंगे। बोनस लेंगे, बोनस लेंगे, पहले बोनस नहीं था अब आ गया बोनस। कमीशन लेंगे, कमीशन हम पहले लेते थे अगर फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस पर सेल पर होता था, यहां लिखा है वेदर रिसीव्ड एज फिक्स्ड परसेंटेज और अदरवाइज। इसका मतलब अगर कमीशन मंथली है तो भी लेंगे, पहले नहीं लेते थे। स्टैंडर्ड में मंथली कमीशन नहीं लेते थे, फिक्स कमीशन नहीं लेते थे, केवल परसेंटेज बेस वाला लेते थे। यहां पर हमेशा लेना है। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, पहले तो नहीं था, अब है सारी अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन, लेकिन डीए स्पेशल लेना, डीए स्पेशल लेना, बाकी सारी टैक्सेबल अलाउंसेस भी लेनी है। इसके अलावा मॉनेटरी पेमेंट विच डू नॉट नेचर ऑफ परक्विजिट सच एज लीव एंड कैशमेंट, इसके अलावा कैश में कुछ भी मिलेगा वो सब भी आ जाएगा। इन शॉर्ट सारी टैक्सेबल आइटम्स आ जाएंगी, एक्सेप्ट स्पेशल डीए ही लेना है, इस बात का ध्यान रखना, परक्विजिट नहीं लेनी कोई सी भी। तो और क्लैरिटी के लिए हम ये देख लेते हैं क्या इंक्लूड नहीं होगा। सैलरी वुड नॉट इंक्लूड, प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, परक्विजिट नहीं आएगी, एरियर ऑफ सैलरी नहीं आएगी, एडवांस सैलरी नहीं आएगी, और कोई शेयर्स का अलॉटमेंट वगैरह नहीं आएगा। तो जो चीजें नहीं आएंगी हमने वो भी देख लिया, जो चीजें आएंगी वो भी देख लिया। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि सैलरी का मीनिंग अगर आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाएंगे। यहां पर है एक एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके लिए। मिस्टर ए है, एक्स में काम करते हैं और इन्हें रेंट फ्री हाउस मिला दिल्ली में। दिल्ली की पॉपुलेशन, कोई ऐसा शहर जिसका नाम बड़ा है तो वहां 25 लाख से ज्यादा ही पॉपुलेशन है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा, 15% लेना है। इनकी सैलरी है 10,000 पर मंथ, डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी, हमें निकालना है क्या होगा। तो बेसिक सैलरी हो जाएगी, बेसिक सैलरी हो जाएगी और 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स की सैलरी हो गई 1,20,000। और डीए स्पेशल नहीं है तो नहीं लेंगे, डीए स्पेशल नहीं है तो नहीं लेंगे, और इसका 15% ले लेंगे। तो 1,20,000 का 15% 18,000, तो यहां पर वैल्यूएशन आ जाएगी 18,000 रुपीज। तो अभी हम इसको करते हैं, इसके बारे में अभी और कुछ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्या पढ़ना है हमें। हमने बेसिक रेंट फ्री हाउस के बारे में आज पढ़ा।